हेलो नमस्कार प्यारे साथियों। आज एरिट्रिया का सेट नंबर 9 डिस्कस करने जा रहा हूँ। इससे पहले 8 सेट का डिस्कस कर चुका हूँ जो यूट्यूब पर वीडियो अपलोड है। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो यूट्यूब पर जाकर ज़रूर देखें। यूट्यूब चैनल का नाम जो है वर्दी का सपना है। तो इस सीरीज़ को ज़रूर फॉलो करें। आगे जितने भी परीक्षा होने वाले हैं वो सभी में यहाँ से आपको काफ़ी प्रश्न देखने को मिलेंगे इस सीरीज़ से। तो इस सीरीज़ से बिल्कुल जुड़ें। तो आइए अब नवा सेट का डिस्कस कर लेते हैं। क्या है पहला प्रश्न है दोस्तों कि मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण कौन है। तो ये हो जाएगा दोस्तों इंफ्रा रेडी, जिन्हें हिंदी में जो अवरक्त किरणें कहते हैं दोस्तों। ये सभी जो देख रहे हैं माइक्रोवेव, यूवी और एक्सरे, ये सभी जो विद्युत चुंबकीय तरंग हैं दोस्तों। टोटल विद्युत चुंबकीय तरंग जो 7 होते हैं उनको देख लेते हैं कि कौन कौन से जो विद्युत चुंबकीय तरंग हैं, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बन जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन जो विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो आइए विद्युत चुंबकीय तरंग को देख लेते हैं। ऊपर में लिख देते हैं दोस्तों यहाँ पर विद्युत चुंबकीय तरंग। टोटल जो 7 होते हैं देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। तो पहला लिख लीजिए आप गामा, दूसरा लिख लीजिए एक्स किरण, तीसरा लिख लीजिए आपका परावैंगनी, चौथा आप लिख लीजिए अवरक्त, पांचवा लिख लीजिए आप दृश्य, और छठा लिख लीजिए सूक्ष्म रेडियो तरंग, और सातवां आप लिख लीजिए दीर्घ रेडियो तरंग, दीर्घ रेडियो तरंग। तो ये थे 7 विद्युत चुंबकीय तरंग। अब देख लेते हैं कि ये चुंबकीय जो तरंग हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग, इनका खोज कौन कौन जो है क्या था, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि यदि पूछे कि एक्स किरण की खोज किसने किया था, तो रोंटेजन ने किया था, रोंटेजन ने किया था दोस्तों, इसकी खोज किया था। अब देख लीजिए अगला कि परावैंगनी किरण की खोज किसने किया था। परावैंगनी किरण की खोज जो है वो रीटर ने किया था दोस्तों, रीटर ने किया था। और पूछे कि अवरक्त किरणें की खोज किसने किया था, तो विलियम हर्शेल ने जो है अवरक्त किरणें की खोज किया था। और दृश्य किरण की खोज बोले तो ये न्यूटन हो जाएगा दोस्तों। और पूछे कि तो ये थे विद्युत चुंबकीय तरंग। और पूछे कि सूक्ष्म रेडियो तरंग की खोज किसने किया था, तो ये हो जाएगा हर्टज हो जाएगा दोस्तों, हर्टज। तो ये थे विद्युत चुंबकीय तरंग जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। अब देख लेते हैं कि अवरक्त किरण से जो प्रश्न बनते हैं, जैसे पूछेगा कि टीवी के रिमोट में, टीवी के रिमोट से जो कौन से किरण निकलते हैं, तो अवरक्त किरण ही निकलते हैं। पूछेगा कि नाइट विजन कैमरा में भी जो है अवरक्त किरण ही निकलते हैं दोस्तों। और पूछेगा कि कुहासा के समय भी हम लोग कुहासा के समय हम लोग कौन सी किरण का प्रयोग करके हम देख सकते हैं, तो वो हो जाएगा अवरक्त किरण ही दोस्तों। और पूछेगा कि कौन सा किरण जो ऊष्मा प्रदान करता है, तो ऊष्मा प्रदान करने वाले किरण भी जो अवरक्त हो जाएंगे। ऊष्मा जो प्रदान करते हैं वो भी जो अवरक्त किरण ही है दोस्तों। तो ये था अवरक्त किरण से जो प्रश्न बनते हैं। तो आइए अब अगला प्रश्न पढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न है कि अदरक तना है, जड़ नहीं है, क्योंकि इसमें जो है नोड और इंटरनोड पाया जाता है। अब जानते हैं कि तना के अंतर्गत कौन कौन से पौधे आते हैं। तो तना के अंतर्गत जो कौन कौन से पौधे आते हैं उनको देख लेते हैं दोस्तों। जैसे आप ले सकते हैं आलू, ओल, प्याज, लहसुन, ये सभी जो है तना के अंतर्गत ही आते हैं। और ले सकते हैं आप हल्दी और अदरक।
और तना के अंतर्गत तना भी जो है 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। जैसे एक होता है सलकंद, एक होता है कंद और एक होता है प्रकंद। तो उनके अंतर्गत जो कौन कौन से आते हैं उनको भी देख लेते हैं। कि जैसे पूछेगा आलू और ओल, तो आलू ओल जो आएंगे दोस्तों ये कंद के अंतर्गत आएंगे, कंद के अंतर्गत आएंगे। और पूछेगा कि प्याज और लहसुन, प्याज लहसुन पूछेगा तो ये सलकंद के अंतर्गत आएंगे, सलकंद के अंतर्गत आएंगे। और पूछेगा कि हल्दी और अदरक जो है किस कंद के अंतर्गत आएंगे, तो ये हो जाएगा प्रकंद के अंतर्गत दोस्तों, प्रकंद के अंतर्गत। और पूछता है प्रश्न एक दोस्तों, जो पूछता है वो कि वेंडा एवं केसर, ये भी जो तना है दोस्तों, तो वेंडा और केसर जो है किस कंद के अंतर्गत आएंगे, तो ये पूछेगा तो ये हो जाएगा धन के अंदर दोस्तों, घन के अंदर हो जाएगा। अब आइए जड़ देख लेते हैं कि जड़ में जो कौन कौन से पौधे आते हैं, यहाँ देख लेते हैं दोस्तों। जड़ के अंतर्गत आने वाले पौधे जैसे आप ले सकते हैं मूली, गाजर, चुकंदर, तो ये सभी जो है जड़ के अंतर्गत आने वाले पौधे हैं दोस्तों। तो ये था कुछ प्रश्न। अब आइए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों क्या है। बोरी एवं कूनो वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, तो बोरी एवं कूनो वन्यजीव अभयारण्य जो मध्य प्रदेश में हो जाएंगे दोस्तों। अब देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश में जो कौन कौन से अभयारण्य है। तो जैसे पूछेगा कि कान्हा, किसली, बांधवगढ़ और हो जाएंगे दोस्तों माधवगढ़ और हो जाएंगे कूनो। ये सभी जो है मध्य प्रदेश में पाए जाने वाले अभयारण्य हैं। अब असम में देख लेते हैं कि असम में जो है कौन कौन से अभयारण्य है। आप असम में याद रख सकते हैं कि मानस, नामेरी, ये सभी जो असम का जो है अभयारण्य है। अब महाराष्ट्र में देख लेते हैं दोस्तों। और पेंच की बात करें तो पेंच जो है महाराष्ट्र एवं बॉर्डर के बीच पर है दोस्तों, तो महाराष्ट्र में ये हो जाएंगे, महाराष्ट्र से आप पेंच याद रख सकते हैं। और उत्तराखंड से पूछे तो दोस्तों उत्तराखंड में जो होगा पहला जो नेशनल पार्क था वो जिम कॉर्बेट था। इसका 1936 में जो नाम बदल कर जो हिली कर दिया गया दोस्तों। और याद रख सकते हैं उत्तराखंड में जो कौन अभयारण्य गोविंद और यहीं उत्तराखंड में ही है। और आप रख सकते हैं कि फूलों की घाटी राजाजी नेशनल पार्क भी जो उत्तराखंड में ही स्थित है। तो ये थे कुछ अभयारण्य। तो आइए अब अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा संसद के दोनों सदनों द्वारा जो कितने माह के भीतर अनुमोदित करते हैं दोस्तों, तो ये हो जाएंगे राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात बोलेगा तो दोस्तों ये हो जाएगा 1 माह के अंतर्गत जो प्रस्ताव को संसद से जो पारित करा लेना होता है। अब आइए समझ लेते हैं कि राष्ट्र आपात जो है कितने प्रकार के होते हैं। आपात जो है 3 प्रकार के होते हैं, यहाँ लिख देते हैं दोस्तों। आपात जो है 3 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं राष्ट्रीय और एक होता है राष्ट्रपति और एक होता है वित्तीय आपात। अब समझते हैं कि राष्ट्रीय आपात की चर्चा जो है आर्टिकल 352 में इनका जिक्र मिलता है। और राष्ट्रपति शासन की चर्चा जो आर्टिकल 356 में इनका जिक्र मिलता है। और वित्तीय आपात जो आर्टिकल 360 में इनका जिक्र मिलता है। और समझते हैं कि आपात जो लिया गया है वो जर्मनी के संविधान से लिया गया है दोस्तों, जर्मनी के संविधान से लिया गया। और भाग 18 में जो है आपात की चर्चा देखने को मिलता है। अब समझते हैं कि राष्ट्रीय आपात और राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात में जो है जो संसद से कितने दिनों के अंतर्गत जो प्रस्ताव को पारित करा लेना होता है, तो यहाँ हम एक कॉपी का यूज कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ स्पेस है ने जो हट पाएगा, तो आइए पेज का उपयोग करते हैं। आइए आपात को समझ लेते हैं। आपात 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों, हम तो उनका जिक्र पहले भी कर दिए। आइए एक बार और देख लेते हैं। राष्ट्रीय हो जाएगा राष्ट्रपति शासन,
पति शासन, एक हो जाएगा वित्तीय आपात। इनका अनुच्छेद देख लेते हैं, 352, 356 और 360। अब देख लेते हैं कि संसद के द्वारा जो कितने दिनों के अंतर जो प्रस्ताव को पारित करा लेना होता है। जैसे राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात लगाएगा तो 1 माह के अंतर्गत जो है संसद द्वारा जो है प्रस्ताव को पारित करा लेना होगा, और राष्ट्रपति लगाएगा तो ये तो 2 माह के अंतर्गत जो है प्रस्ताव को पारित करा लेना होगा, और वित्तीय आपात भी लगाएंगे तो 2 माह के अंतर्गत जो है संसद के द्वारा जो प्रस्ताव को जो पारित करा लेना होगा। अब राष्ट्रीय आपात जो लगते हैं तो कितने समय के अंतर्गत जो कितने समय तक जो है कितने समय के अंतर्गत जो है लगते हैं। जैसे पहला लगेगा तो 6 माह, और 6 माह करके जो है अनंत समय तक राष्ट्रीय आपात लगा सकते हैं दोस्तों। और राष्ट्रपति शासन पूछे तो राष्ट्रपति शासन जो है 6 माह करके जो है 6 माह करके जो है 3 साल तक अधिकतम जो है राष्ट्रपति शासन लग सकते हैं। 3 साल तक जो है राष्ट्रपति शासन लग सकते हैं। और वित्तीय आपात पूछे तो अनंत समय तक वित्तीय आपात लग सकते हैं दोस्तों। अनंत समय तक जो है वित्तीय आपात का लग सकते हैं। और आपात की चर्चा तो बता ही दिए कि आपातीय जो है जर्मनी के संविधान से लिया गया है दोस्तों, जर्मनी के संविधान से लिया गया। और भारतीय संविधान के भाग 18 में जो है आपातकाल की जो है चर्चा देखने को मिलता है। और समझते हैं कि राष्ट्रीय आपात के दौरान जो है कौन से मौलिक अधिकार में हनन नहीं होगा, तो 20 एवं 21 जो है ये कभी हनन नहीं हो सकते हैं दोस्तों, ये कभी हनन नहीं हो सकते हैं। और पूछेगा कि राष्ट्रपति शासन जब लगते हैं तो वो कौन सा आर्टिकल है जो स्वतः लागू हो जाते हैं, स्वतः समाप्त हो जाते हैं, तो आर्टिकल 19 हो जाएगा दोस्तों। आर्टिकल 19 जो है राष्ट्रपति शासन के दौरान ही जो है समाप्त हो जाते हैं। और पूछेगा कि मंत्रिमंडल का जिक्र जो है किस अनुच्छेद में किया गया है। मंत्रिमंडल का जिक्र जो है आर्टिकल 352 में ही जो है देखने को मिलता है, 352 में ही देखने को मिलता है। तो ये थे कुछ आपात से रिलेटेड जो प्रश्न यहाँ से बनते हैं एग्जाम में। अब आइए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन जो सर्वप्रथम जो है वैज्ञानिक द्वारा जो है किया गया था, किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया? तो ये R.B. राव के द्वारा किया गया था। यदि प्रश्न रहता कि भारत में जो है सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन जो है किसने किया था, तो वो दादा भाई नौरोजी हो जाता है। दादा भाई नौरोजी ने जो है राष्ट्रीय आकलन जो किए थे, दादा भाई नौरोजी ने जो राष्ट्रीय आकलन जो किए थे वो 1967 और 1968 के दौरान किए थे। और इन्होंने जो है प्रति व्यक्ति आय बताए थे, प्रति व्यक्ति आय जो बताए थे उस समय 20 रुपया ही बताए थे दोस्तों। और ये जो दादा भाई नौरोजी थे इनका एक पुस्तक है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इन्हीं में जो है इन्होंने जो है राष्ट्रीय आय का जो आकलन किया था। और पूछेगा कि धन निष्कासन सिद्धांत जो है किसने दिया था, तो यही दिया था दादा भाई नौरोजी ने। धन निष्कासन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने ही दिए थे। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अब आइए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट निम्न में से जो किस संस्था द्वारा प्रकाशित किया जाता है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के द्वारा जो है जारी किया जाता है, तो IMF के द्वारा जारी करते हैं। अब देख लेते हैं कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा कौन कौन सी रिपोर्ट जारी किया जाता है, और विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जो कौन कौन सी रिपोर्ट जारी किया जाता है उनको देख लेते हैं दोस्तों, कॉपी में ही देख लेते हैं। तो आइए पहले देख लेते हैं कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो कौन कौन सी जो रिपोर्ट जारी किया जाता है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो कौन कौन सी रिपोर्ट जारी किया जाता है, तो वर्ल्ड बैंक जो जारी करता है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वर्ल्ड बैंक ही जारी करता है, वर्ल्ड बैंक ही जारी करता है दोस्तों। और एक और रिपोर्ट जारी करता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट भी जो है वर्ल्ड बैंक ही जारी करता है। और एक रिपोर्ट जारी करता है दोस्तों ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट भी जो है वर्ल्ड बैंक ही जारी करता है। और यदि पूछे कि वर्ल्ड बैंक का जो मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, तो ये हो जाएगा वाशिंगटन डीसी। और वर्ल्ड बैंक की स्थापना जो 1945 में ही किया गया था। अब समझ लेते हैं कि IMF के द्वारा जो कौन सी रिपोर्ट जारी किया जाता है,
IMF के द्वारा कौन सी रिपोर्ट जारी किया था। IMF का मुख्यालय भी जो है वाशिंगटन DC में ही दोस्तों, वाशिंगटन DC में IMF का स्थापना जी 1945 में किया था। और IMF और वर्ल्ड बैंक को जो है, IMF और वर्ल्ड बैंक को जो जुड़वा बहन कहा जाता है दोस्तों, जुड़वा बहन कहा जाता है। और IMF देखते हैं कौन सी रिपोर्ट जारी करता है। तो IMF जो रिपोर्ट जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो है IMF के द्वारा ही जारी किया जाता है। और देख लेते हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जो कौन सी रिपोर्ट जारी किया जाता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जो कौन सी रिपोर्ट जारी किया जाता है। तो ये जो रिपोर्ट जारी करते हैं दोस्तों, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम संस्था ही जारी करता है। और देख लेते हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो स्थापना हुई थी 1971 में हुई थी। इसका मुख्यालय जो है स्विट्जरलैंड के जो है जनेवा में दोस्तों, जनेवा में है। तो ये था कुछ संस्था जो रिपोर्ट जारी करता है। और एक आप याद रख सकते हैं कि HDI रिपोर्ट कौन जारी करता है। HDI रिपोर्ट जो है UNDP करता है दोस्तों, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। और पूछेगा कि HDI का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अब UNDP का गठन पूछेगा, तो UNDP का गठन जो 1965 में किया गया था दोस्तों। और पूछेगा कि HDI का जो सुझाव किसने दिया था। HDI रिपोर्ट का जो सुझाव किसने दिया था, तो ये दिया था महबूब उल हक, जो पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे महबूब हक, एवं PC महालनोबिस ने, PC महालनोबिस ने जो है सुझाव दिया था। और पूछेगा कि HDI की माप में जो है कितने है। तो जैसे HDI की जो माप जो है 3 कैटेगरी में, 3 संस्था में रखा गया है। जैसे कि HDI का मापक जो है 3 जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और जो है स्वास्थ्य को रखा गया दोस्तों। HDI का ये 3 गो माप है दोस्तों। तो आइए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्या अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, जल का अधिकतम घनत्व कितना होता है। तो पहले जान लेते हैं कि जल का जो अधिकतम घनत्व जो होता है जी दोस्तों 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। और दिया गया है केल्विन में। यदि सेल्सियस से आपको केल्विन में जाना हो, सेल्सियस से आपको केल्विन में जाना हो, तो केल्विन प्लस 273 को जोड़ना है। 273 को जो है जोड़ना है दोस्तों। सॉरी दोस्तों, केल्विन से अगर सेल्सियस में आपको जाना हो, केल्विन से आपको सेल्सियस में जाना हो, लिखिए तो केल्विन से आपको सेल्सियस में जाना हो 273 जोड़ देना है दोस्तों। जैसे कि यहाँ सेल्सियस केल्विन हमको निकालना है मान, तो सेल्सियस में 4 डिग्री सेल्सियस होता है। तो 273 जब होंगे तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 270 केल्विन हो जाएंगे दोस्तों। तो मेरा जल का जो अधिकतम घनत्व होगा 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। केल्विन में पूछे तो उसमें केल्विन को जो सेल्सियस में जोड़ देना है। तो आइए अब अगला प्रश्न और देख लेते हैं कि जल का जो न्यूनतम घनत्व जो होता है, न्यूनतम आयतन देख लेते हैं दोस्तों। न्यूनतम आयतन जो होते हैं ये भी जो है 4 डिग्री सेल्सियस ही दोस्तों हैं, 4 डिग्री सेल्सियस ही होते हैं। यदि पूछे कि आपको जो है सेल्सियस निकालना है, तो केल्विन माइनस 273 कर देना है दोस्तों। केल्विन अगर निकालना हो, सेल्सियस यदि निकालना हो तो केल्विन माइनस 273 कर देना है। और सेल्सियस से केल्विन निकालना हो तो केल्विन से सेल्सियस निकालना हो तो सेल्सियस में 273 को जोड़ देंगे। आइए अब 8वां प्रश्न पढ़ लेते हैं। क्या है 8वां प्रश्न। लैक्टिक अम्ल तो दूध में पाया जाता है दोस्तों। लैक्टिक अम्ल तो 1 का 3 देख लेते हैं, 3 ऑप्शन में मैच कर गया। एसिटिक अम्ल जो है सिरका में पाया जाता है दोस्तों, तो B का 4 हो जाएगा। साइट्रिक अम्ल जो है नींबू यानी खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, तो C का 1 हो जाएगा दोस्तों। ब्यूट्रिक अम्ल जो है दूध या दही में पाया जाता है दोस्तों। तो 3 4 1 2 देख लेते हैं कहाँ है दोस्तों। 3 4 1 2 ऑप्शन C में हो जाएगा दोस्तों। अब आइए अगला प्रश्न पढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को जो सुमेलित करें। तो अभिनव भारत की जो स्थापना किया था वी डी सावरकर ने किया था। ए का डी हो जाएगा दोस्तों, ए का डी। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसकी स्थापना जो लाला लाजपत राय और एम एन जोशी ने किया था। तो ए बी दो का जो है सी हो जाएगा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, इसकी स्थापना जो है चंद्रशेखर आज़ाद ने किया था। और नौजवान सभा की स्थापना जो है भगत सिंह ने किया था दोस्तों। तो हो जाएगा DCBA ऑप्शन सी में दोस्तों। अब कुछ जान लेते हैं कि अभिनव भारत संस्था से पहले इनका नाम क्या था। तो इससे पहले जो अभिनव भारत इससे पहले इनका नाम जो मित्र मेला था। इनका जो गठन किया गया था, मित्र मेला का जो गठन किया गया था 1899 में किया गया था दोस्तों। 1899 में किया गया था। और इन्होंने बी डी सावरकर ही किए थे, बी डी सावरकर ही किए थे दोस्तों। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना जो है लाला लाजपत राय एम एन जोशी ने किया था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना चंद्रशेखर आज़ाद ने किया था। इसका जो स्थापना किया था 1900 हिंदुस्तान HSRA की स्थापना ने दोस्तों। HSRA की स्थापना जो है ये शायद 1924 के आसपास किया था दोस्तों। HSRA की स्थापना 1924 के आसपास ही किया गया था दोस्तों। नहीं दोस्तों, HRA की स्थापना 1924 में, इसका स्थापना शायद 1928 में किया गया था दोस्तों। हाँ दोस्तों, HSRA की स्थापना जो 1928 में किया गया था, दिल्ली में किया गया था दोस्तों। दिल्ली में किया गया था, दिल्ली के जो फिरोज शाह कोटला में ही किया गया था। और नौजवान सभा की स्थापना बोले तो नौजवान सभा की स्थापना जो 1926 में जो है भगत सिंह एवं इसके साथी जो थे छबील दास जो इनके साथी थे। तो यहाँ से इसका जो प्रश्न का डिस्कशन कर लिए दोस्तों। अब आइए अगला प्रश्न पढ़ लेते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न और एक प्रश्न पूछता है दोस्तों कि HRA की स्थापना किसने किया था। HRA की स्थापना जो है, HRA की स्थापना पूछेगा तो सचिंद्र नाथ सन्याल हो जाएगा दोस्तों। सचिंद्र नाथ सन्याल हो जाएगा, सचिंद्र नाथ सन्याल हो जाएगा दोस्तों। HRA की स्थापना जो किया गया था ये कानपुर में किया गया था, कानपुर में जो है किया गया था। और HRA की जो स्थापना किया गया था दोस्तों ये 1924 में किया गया था दोस्तों, 1924 में किया गया था। अब आइए अगला प्रश्न पढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है कि भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ था। तो भंग विरोधी आंदोलन को ही जो स्वदेशी आंदोलन कहते हैं दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन कहते हैं। और भंग आंदोलन का जो शुरुआत किया गया था दोस्तों ये 16 अक्टूबर 1905 में किया गया था दोस्तों। ये 16 अक्टूबर 1905 को किया गया था। अब भंग आंदोलन से जो प्रश्न बनते हैं उनको देख लेते हैं दोस्तों, कॉपी में ही देख लेते हैं। सॉरी दोस्तों, इनका आंसर हो जाएगा 7 अगस्त 1905 हो जाएगा दोस्तों। 16 अक्टूबर 1905 में तो बंगाल विभाजन को जो लागू किया गया था, देख लेते हैं। बंगाल विभाजन जो लागू किया गया था 16 अक्टूबर 1905 में किया गया था। और बंगाल विभाजन का जो घोषणा किया गया था दोस्तों, यहीं पर देख लेते हैं। घोषणा जो किया गया था, बंगाल विभाजन को घोषणा जो किया गया था वो था 19 जुलाई 1905 में जो घोषणा किया गया था। और बंगाल विभाजन जो 1905 को हुआ था, तो बंगाल विभाजन के समय जो है शोक दिवस मनाए थे दोस्तों। बंगाल विभाजन के दौरान ही जो शोक दिवस मनाए थे 16 अक्टूबर को ही जो बंगाल शोक दिवस मनाए थे। और यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं दोस्तों कि बंगाल विभाजन को जो स्वदेशी आंदोलन भी कहते हैं। तो स्वदेशी आंदोलन का जो है ख्याल कहाँ से आया था, कौन सी पत्रिका से आया था, ये प्रश्न पूछता है। तो ये प्रश्न जो हो जाएंगे संजीवनी पत्रिका। कॉपी में ही देख लेते हैं दोस्तों, इन्हें तो यहाँ लिख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर लिख देते हैं कि बंगाल विभाजन स्वदेशी का जो स्वदेशी आंदोलन का जो ख्याल किस पत्रिका से आया था। तो ये हो जाएंगे संजीवनी पत्रिका, यहाँ लिख देते हैं संजीवनी पत्रिका से। और संजीवनी पत्रिका का पूछेगा कि लेखक कौन है दोस्तों। संजीवनी पत्रिका के लेखक कौन हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे दीनबंधु कृष्ण कुमार मित्र दोस्तों, कृष्ण कुमार
मित्र जो है संजीवनी पत्रिका के संपादक थे। और राखी दिवस पूछे तो राखी दिवस भी जो है 16 अक्टूबर 1905 के दौरान ही मनाया गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। और प्रश्न पूछेगा कि बंगाल विभाजन को रद्द किसने किया था। बंगाल विभाजन को रद्द जो किया था दोस्तों, ये लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने किया था। हार्डिंग द्वितीय ने किया था 1911 में। और यहाँ से बंगाल विभाजन से ये प्रश्न था दोस्तों, यहाँ से बंगाल विभाजन से इतने ही प्रश्न बनते हैं। अब आइए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य जो यूपी में, ये सही है। जयसमंद वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान में, ये भी सही है। करेरा वन्यजीव अभयारण्य जो है मध्य प्रदेश में, ये सही है। नाहरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य जो है ये दोस्तों राजस्थान में है, तो यही गलत है दोस्तों, राजस्थान में। जयसमंद पूछेगा और राजस्थान पूछेगा तो ये सभी जो है राजस्थान में वन्यजीव अभयारण्य है। आप देख लेते हैं कि कर्नाटक में कौन है। कर्नाटक में 2 वन्यजीव अभयारण्य जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक तो बांदीपुर अभयारण्य, बांदीपुर अभयारण्य, और एक पूछता है नागरहोल अभयारण्य, नागरहोल अभयारण्य जो ये जो है कर्नाटक में ही पाए जाते हैं। और मध्य प्रदेश में देखें और कौन कौन से जो है वन्यजीव अभयारण्य है दोस्तों, तो और यूपी में देख लेते हैं यूपी में कौन कौन से वन्यजीव अभयारण्य हैं। तो यूपी से बात करें कि यूपी में जो कौन कौन से वन्यजीव अभयारण्य हैं, तो आप देख सकते हैं कि चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य यूपी में ही है। आप अमनगढ़ वन्यजीव अभयारण्य रख सकते हैं, अमनगढ़ वन्यजीव अभयारण्य जो यूपी में ही है। रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य जो है यूपी में ही है। और एक पूछता है कि टाइगर रिजर्व भी जो यूपी में, टाइगर रिजर्व अभयारण्य जो है यूपी में ही है दोस्तों। तो ये था यूपी से कुछ महत्वपूर्ण वन्यजीव अभयारण्य। अब आइए पढ़ लेते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो सर्वोच्च न्यायालय जो रिट जारी करता है, तो सुप्रीम कोर्ट जो रिट जारी करता है वो आर्टिकल 32 के तहत करता है। और हाई कोर्ट जो रिट जारी करता है आर्टिकल 226 के तहत जारी करता है। तो सुप्रीम कोर्ट पूछा है तो आर्टिकल 32 हो जाएगा। और आर्टिकल 32 को ही जो है अम्बेडकर जो है संविधान की आत्मा कहता है दोस्तों, संविधान की आत्मा कहता है। संविधान की आत्मा जो है आर्टिकल 32 को ही जो अम्बेडकर ने कहा था दोस्तों, अम्बेडकर साहब ने कहे थे। और 129 में अगर बात करें तो अभिलेखीय न्यायालय की चर्चा, अभी लेखीय न्यायालय की चर्चा जो आर्टिकल 129 में है। और अगर बात करें कि आर्टिकल 132 में क्या है, तो आर्टिकल 132 में जो है दोस्तों हाई कोर्ट से जो अपील किया जाता है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में लाया जाता है। हाई कोर्ट से जो अपील के दौरान जो सुप्रीम कोर्ट में लाया जाता है, इनका जिक्र जो है आर्टिकल 132 में। अगर 141 की बात करें तो 141 में जो है सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जो है सभी हाई कोर्ट में जो है मान्य होगा दोस्तों। आर्टिकल 141 में कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय जो है सभी न्यायालय में जो मान्य होगा, सभी न्यायालय में मान्य होगा। तो आर्टिकल 141 में इनका जिक्र मिलता है। अब आइए अगला प्रश्न क्या है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA की स्थापना जो कहाँ की गई थी, तो ये कानपुर में किया गया था। इसका जिक्र हम पहले भी करिए दिए। इसको जो किया गया था 1924 में किया गया था दोस्तों। और ये जो किया गया था सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा ही किया गया था, सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा ही किया गया था। और इनका जो एक पत्रिका है सचिंद्र नाथ सन्याल का, बंदी जीवन जो है इन्हीं का पत्रिका है दोस्तों, सचिंद्र नाथ सन्याल का ही पत्रिका है। तो अब आइए अगला प्रश्न क्या है। लखनऊ से आप याद रख सकते हैं कि 20 अनुसंधान संस्थान या औषधि अनुसंधान संस्थान जो है लखनऊ में ही है। अब 14वां प्रश्न पढ़ लेते हैं कि कोहरा के समय जो है हम लोग किसके कारण देख नहीं पाते हैं, तो ये प्रकीर्णन के कारण हो जाएगा दोस्तों। प्रकीर्णन के कारण ही जो है आसमान जो नीला दिखाई देता है दोस्तों, आकाश
नीला दिखाई जो देता है अपरकिरण के कारण ही दिखाई देता है। और प्रश्न पूछे कि आंतरिक परावर्तन अपवर्तन के कारण ही जो है पानी में जो सिक्का जो है टेढ़ा दिखाई देता, पानी में सिक्का जो ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, सिक्का जो है ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। और पानी में जब छड़ को डालते हैं तो छड़ टेढ़ी दिखाई देता है, टेढ़ी। बुक को सीधा कर लेते हैं दोस्तों। अपवर्तन के कारण ही जो है जल में जो है छड़ जो है टेढ़ी दिखाई देता है, छड़ जो है टेढ़ी दिखाई देता है। और अपवर्तन के ही कारण जो है सूर्य का प्रकाश जो है सूर्यास्त के समय जो सूर्य हमें लाल दिखाई देता है, सूर्यास्त के समय जो है सूर्य हमें जो है लाल दिखाई देता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन से आप याद रख सकते हैं कि हीरा का चमकना जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही, हीरा का चमकना जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही होता है। तो अब आइए अगला प्रश्न पढ़ लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाली जीव नहीं है? तो ये माइको राजा हो जाएगा। अब रहा प्रश्न कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण कौन कौन करते हैं? तो नॉन स्टॉक करते हैं, एनाबिना भी करते हैं, एजोक्टोबैक्टर भी करते हैं। और एक जो होता है दोस्तों फलीदार में जो पाए जाते हैं, फलीदार पौधे में जो पाए जाते हैं, राइजोबियम, ये भी जो है नाइट्रोजन स्थिर करने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आइए अब अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो जजिया कर की समाप्ति 1564 ये सही है। मजरनामा की घोषणा 1579 ये सही। इलाही सम्मत की जो शुरुआत जो 1583 में किया गया था। और फतेहपुर सीकरी की स्थापना जो 1571 में। अब आइए अकबर द्वारा देख लेते हैं कार्य, अकबर कौन कौन से कार्य किए थे। अकबर के कार्य देख लेते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। मान लीजिए हरम दल से जो मुक्ति मिला था 1562 में। और प्रश्न पूछेगा कि दास प्रथा का अंत जो 1562 में ही किया था। पूछेगा कि तीर्थकर की जो समाप्ति जो 1563 में। और जजिया कर तो 1564 में हो जाएगा दोस्तों। और प्रश्न पूछेगा कि फतेहपुर सीकरी की स्थापना जो 1571 में ही किया था। और प्रश्न पूछेगा कि बुलंद दरवाज़ा का निर्माण जो 1571 में किया गया था। बुलंद दरवाज़ा की स्थापना जो 1571 में ही किया था। और प्रश्न पूछेगा कि दोस्तों कि इबादत खाना की स्थापना जो इबादत खाना की स्थापना जो 1575 में ही किया गया था। और पूछेगा कि इबादत खाना के लिए जो सभी धर्मों के लिए जो चालू किया था, सभी धर्मों के लिए जो इबादत खाना जो चालू किया था वो हो जाएगा 1578 दोस्तों। और देख लेते हैं कि अकबर द्वारा कौन कौन से कार्य किए गए हैं। और रख सकते हैं याद कि द साला प्रणाली जो प्रारंभ किए थे वो 1580 में प्रारंभ किए थे टडोरमल के देख रेख में। टडोरमल के जो है दिमाग का उपज था दसाला प्रणाली की स्थापना करना। अब अगला प्रश्न और देख लेते हैं कि दीन ए इलाही पूछेगा दोस्तों। दीन इलाही पूछेगा तो 1582 हो जाएगा दोस्तों। इलाही सम्मत 1583 हो जाएगा। और पूछेगा कि अकबर का जो अंतिम अभियान जो था असीरगढ़ का किला जो 1601 में हुआ था। यदि प्रश्न पूछे कि अकबर की मृत्यु कब हुई थी, अकबर की जो मृत्यु तो 1605 में हुआ था दोस्तों। 1605 में हुआ था। तो ये था अकबर के द्वारा जो महत्वपूर्ण कार्य। तो आइए अब अगला प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो कृष्ण प्रथम ने जो एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था, ये सही है दोस्तों। नरसिंह वर्मन प्रथम ने जो रथ मंदिर का निर्माण करवाया था, ये भी सही है। राजराज प्रथम ने जो बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था, ये भी सही है। नरसिंह वर्मन प्रथम ने जो कांची का कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था, नरसिंह वर्मन द्वितीय हो जाएगा दोस्तों। नरसिंह वर्मन द्वितीय हो जाएगा। तो यही प्रश्न गलत है। अब याद रखते हैं कि ऐसे प्रश्न भी पूछते हैं कि कौन सा वंश ने करवाया था। कृष्ण प्रथम जो राष्ट्रकूट से संबंधित है, राष्ट्रकूट वंश से संबंधित है। और राजराज प्रथम जो चोल वंश से संबंधित है दोस्तों। और
नरसिंह वर्मन द्वितीय जो पल्लव वंश से संबंधित थे, पल्लव वंश से संबंधित थे। तो हम जो याद रखें दोस्तों कि कृष्ण प्रथम जो है रो दिए थे, कृष्ण प्रथम रो दिए थे, समझे थे, कृष्ण प्रथम रो दिए, तो कृष्ण प्रथम हो जाएगा, रो से राष्ट्रकूट हो जाएगा और एलोरा हो जाएगा दोस्तों। तो हम ऐसे याद रखें। और नरसिंह वर्मन द्वितीय को हम ऐसे याद रखें कि नरम पूड़ी जो है, कच्चा पूड़ी जो नरम होता है, कच्चा पूड़ी जो है नरम होता है। हम ऐसे ही इसको याद रखें कि कच्चा से कांचीपुर का जो कैलाश मंदिर हो जाएगा और पौ से पल्लव वंश हो जाएगा और नरम से जो है नरसिंह वर्मन द्वितीय हो जाएगा। तो हम ऐसे कुछ ट्रिक बना के याद किए हैं दोस्तों। तो आइए अब अगला प्रश्न पढ़ते हैं कि यदि किसी निश्चित समय अवधि में जो मूल्य और मौद्रिक आय दोगुनी हो जाती है तो वास्तविक आय क्या होगा। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। बोल रहा है कि मूल्य और मौद्रिक आय। मूल्य मान लीजिए कि मेरा 20 रुपया था और आगे जो है 40 रुपया हो गया और पूछ रहा आय को दोगुनी कर दिया जाए। तो आय मान लीजिए मेरा 20 था और ये भी जो है 40 हो गया। तो इन दोनों में देखिए कि मूल्य और आय तो समान है दोस्तों। और मूल्य जब बढ़ा तो यहाँ देखिए 20 रुपया बढ़ा और आय में भी मूल्य जो बढ़ा 20 रुपया बढ़ा। तो ये दोनों तो समान ही आ रहे हैं दोस्तों, तो इसलिए जो अपरिवर्तित हो जाएंगे दोस्तों। अब आइए अगला प्रश्न पढ़ लेते हैं कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। तो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है राज्य के राज्यपाल करेंगे। आप समझ लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जो मुख्य, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश की जो नियुक्ति करता है, न्यायाधीश की जो नियुक्ति करता है वो राष्ट्रपति करता है दोस्तों, राष्ट्रपति करता है। और शपथ भी जो है राष्ट्रपति ही दिलवाते हैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को। सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश को जो शपथ जो है राष्ट्रपति दिलवाते हैं। और हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश को जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को जो शपथ जो है राज्यपाल दिलवाते हैं दोस्तों, राज्यपाल दिलवाते हैं। और पूछेगा कि जिला न्यायाधीशों की चर्चा जो आर्टिकल 233 के जो है ए में देखने को मिलता है दोस्तों। और तो ये था। और पूछेगा कि राज्यपाल की चर्चा जो है आर्टिकल 153 में है। और पूछेगा कि राज्यपाल की नियुक्ति की चर्चा जो है राज्यपाल की नियुक्ति की चर्चा जो आर्टिकल 155 में देखने को मिलता है, 155 में देखने को मिलता है। तो ये राज्यपाल से कुछ संबंधित प्रश्न थे। आइए अब अगला प्रश्न पढ़ते हैं कि पश्चिमी घाट पर पाए जाने वाली वनस्पति का प्रकार क्या है। तो पश्चिमी घाट मान लीजिए ये इंडिया का मैप है, इधर जो है पश्चिमी घाट, इधर जो है पूर्वी घाट। वर्षा जो होती है दोस्तों अरब सागर से होकर जो है बंगाल की खाड़ी की ओर जाती है। तो यह जब पहाड़ से जब टकराती है तो वर्षा इधर ही सर्वाधिक होता है। तो सर्वाधिक जब वर्षा अरब सागर में होता है तो यहाँ का जो वन है हमेशा हरा भरा रहता है दोस्तों, क्योंकि वर्षा जो है यहाँ सदाबहार वन में जो वर्षा जो है 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है और यहाँ वर्षा जो है सालों साल होती है। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा सदारहित, यानी सदाबहार कह रहा है दोस्तों। और सदाबहार वन में जो पौधे जो प्रमुख हैं उनको देख लेते हैं। रोज वुड, आयरन वुड, एबोनी, महागोनी और सिनकोना, ये सभी जो दोस्तों सदाबहार वन के जो है पौधे हैं। और पर्णपाती भारत की पूछेगा कि भारत की जो मानसून कैसा है। भारत में जो मानसून जो है पर्णपाती है। तो पर्णपाती वन के जो पौधे हो जाएंगे जैसे साल हो गया, सागवन हो गया और शीशम हो गया, महुआ हो गया, ये सभी जो पर्णपाती वन के जो एग्जाम्पल है दोस्तों। अब आइए अगला प्रश्न पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किस शासक ने जो वातापी कोण की उपाधि धारण किया था। तो वातापी कोण की उपाधि जो धारण किया था वो नरसिंह वर्मन प्रथम ने किया था दोस्तों। था क्या 618 में जो है हर्षवर्धन वर्सेस पुलकेशिन द्वितीय लिख देते हैं। पुलकेशिन द्वितीय के बीच जो है युद्ध हुआ था नर्मदा नदी पर। तो इसमें जो पुलकेशिन की जो है जीत हो गया था दोस्तों, पुलकेशिन का जीत हो गया था। तो ये जो है उत्तरी भारत को मुख्य रूप से जीत लिया था और दक्षिण भारत को जीत लिया था। अब ये गया था युद्ध करने जो है
इनका जो नरसिंह प्रथम का जो पिता था महेंद्र वर्मन प्रथम से युद्ध करने गया था और महेंद्र को जो पराजित कर दिया था, हार हो गया था महेंद्र वर्मन का। तो ये बात पता चला उनके पुत्र नरसिंह प्रथम को। तो नरसिंह प्रथम और पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें पुलकेशिन द्वितीय का जो है गला ही काट दिया नरसिंह द्वितीय। तो उसी के उपलक्ष्य में जो है इन्होंने जो है, और पुलकेशिन द्वितीय जो वातापी वंश से संबंधित थे, इसीलिए उसने जो है नरसिंह प्रथम ने जो वातापी कुंड की उपाधि धारण किया था। और पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि पूछेगा, दरबारी कवि तो रवि कृति हो जाएंगे दोस्तों, रवि कृति। एहोल और एहोल अभिलेख जो पुलकेशिन द्वितीय से ही संबंधित है, एहोल अभिलेख जो पुलकेशिन द्वितीय ही से संबंधित है। और एहोल एकमात्र अभिलेख है जो संस्कृत भाषा में लिखा गया दोस्तों, संस्कृत भाषा में लिखा गया। इसकी रचना जो रवि कृति ही ने किया था दोस्तों, रवि कृति ही ने किया था। राजराज प्रथम से आप रख सकते हैं कि बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण जो है इन्होंने ही किया था। राजेंद्र प्रथम रख सकते हैं कि चोल वंश का जो सबसे प्रतापी शासक राजेंद्र प्रथम था, जिन्होंने जो है श्रीलंका को भी जो है जीत लिया था दोस्तों। आइए अब अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 1857 क्रांति के ठीक बाद कौन सा विद्रोह हुआ था। यहाँ से देखिए दो प्रश्न बनते हैं दोस्तों कि 1857 की क्रांति के जो पहले और बाद, यदि पहले में पूछेगा तो हो जाएगा संथाल विद्रोह, और बाद में पूछेगा तो ये हो जाएगा नील विद्रोह दोस्तों, नील विद्रोह। और संथाल विद्रोह जो हुआ था दोस्तों 1855 से लेकर 56 से के बीच हुआ था, और नील विद्रोह जो हुआ था 1858 से 59 के दौरान हुआ था दोस्तों। तो ठीक बात बोला है तो नील विद्रोह हो जाएगा। और एक प्रश्न रहता है कि संथाल विद्रोह के नेता कौन थे। तो संथाल विद्रोह के नेता जो थे दोस्तों वो हो जाएंगे सिद्धू कानू चांद भैरव, सिद्धू कानू चांद भैरव। और नील विद्रोह के जो नेता थे दोस्तों, नील विद्रोह के जो नेता थे वो थे, नील विद्रोह के जो नेता थे दोस्तों, अंतिम रिकॉल करें दोस्तों, नील विद्रोह के जो नेता थे नेता तो दिमाग में याद नहीं कर पा रहा हूँ दोस्तों। आप जान लीजिए कि नील विद्रोह का चर्चा जो है, नील विद्रोह की चर्चा जो किस नाटक में है, तो नील की जो चर्चा जो है नील दर्पण नाटक में दोस्तों, नील दर्पण में जो है नील विद्रोह की जो चर्चा देखने को मिलता है। और नील दर्पण के जो रचना जो किए थे वो दीनबंधु मित्र के थे, दीनबंधु मित्र के थे दोस्तों। आइए अब अगला प्रश्न पढ़ लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से समिति जो चुनाव सुधार से जो संबंधित है, चुनाव सुधार से संबंधित है। निम्न से कौन सा समिति जो चुनाव से संबंधित है, तो ये होगा दिनेश गोस्वामी समिति हो जाएगा, इंद्रजीत गुप्ता समिति भी है, वहर समिति, ओम प्रकाश नहीं थे। तो 4 जहाँ रहेगा वो सही नहीं होगा दोस्तों, 4 जहाँ होगा ये सही भी नहीं। तो 1 2 3 जो है से आप जान लेते हैं कि कुछ समिति हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसको दोस्तों हम पेज में ही डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि 10-12 समिति हम आपको लिखाएंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो बिहार दरोगा में भी पूछा गया था दोस्तों। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन सी समिति जो है महत्वपूर्ण है दोस्तों। जैसे पहला प्रश्न रहता है कि चलैया समिति जो है कर सुधार से संबंधित है दोस्तों, कर सुधार से संबंधित है। और दूसरा पूछता है कि सरकारिया समिति जो है किससे संबंधित है, तो ये केंद्र राज्य संबंध से हो जाएगा दोस्तों, केंद्र राज्य से संबंध है दोस्तों, केंद्र राज्य से संबंधित है। और तीसरा पूछेगा कि पुंछी आयोग का संबंध जो किससे, तो इसका भी जो है केंद्र राज्य संबंध से हो जाएगा दोस्तों, केंद्र राज्य से संबंध है। चौथा पूछ देगा कि स्वामीनाथन जो है समिति किससे संबंधित है, स्वामीनाथन समिति जो है जनसंख्या से संबंधित है दोस्तों, जनसंख्या नियंत्रण से संबंधित है। पाँचवा प्रश्न पूछता है, पाँचवा समिति जो है जानकी रमन समिति जो है प्रतिभूति घोटाला से संबंधित है, प्रतिभूति घोटाला से संबंधित है दोस्तों। और पूछता है कि गोयपुरिया
पुरिया समिति जो किससे संबंधित है, तो ये बैंकिंग सुधार से हो जाएगा दोस्तों, बैंकिंग सुधार से संबंधित है। और पूछता है बैंकिंग से कि इंद्रधनुष समिति जो है किससे संबंधित है, इंद्रधनुष समिति जो है ये भी जो है बैंकिंग सुधार से संबंधित है, बैंकिंग सुधार से संबंधित है। और प्रश्न पूछता है कि भंडारी समिति जो किससे संबंधित है, तो भंडारी समिति जो है ग्रामीण बैंक के संरचना से, ग्रामीण बैंक के जो पुनर्संरचना से संबंधित है दोस्तों। और पूछता है कि महाजन समिति जो किससे संबंधित है, तो ये चीनी घोटाला से हो जाएगा, चीनी घोटाला से संबंधित है। और पूछेगा कि जो एग्जाम के पॉइंट लकड़वाल समिति, तेंदुलकर समिति। और पूछेगा श्रीरंग राजन समिति, ये सभी जो है गरीबी से संबंधित है दोस्तों, गरीबी से संबंधित है। और कुछ समिति जान लेते हैं, जैसे विजय केलकर समिति पूछेगा, विजय केलकर समिति जो है जीएसटी से संबंधित है दोस्तों, जीएसटी से संबंधित है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण समितियां थे। और देख लेते हैं एक दो को, कस्तूरी रंगन समिति, कस्तूरी रंगन समिति जो है नई शिक्षा नीति से संबंधित है, नई शिक्षा नीति से संबंधित है। और देख लेते हैं कि सरकारिया समिति का जो गठन किया गया था 1983 में किया गया था दोस्तों, पूंछी आयोग का गठन जो 2007 में किया गया था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण समितियाँ थे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो आइए अब अगला प्रश्न पढ़ लेते हैं क्या है। तो अगला प्रश्न है दोस्तों कि व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा जब स्थिर वेग से ऊपर जाएगा, स्थिर नहीं दोस्तों, वह त्वरित होने पर जाएगा दोस्तों। जब व्यक्ति का भार ऊपर की ओर त्वरित होने पर जो है उसका भार अधिक होगा, और व्यक्ति को नीचे त्वरित होने पर जो है वेग जो है उनका घटेगा दोस्तों। तो आइए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित ने मामूलक वंश को जो है गुलाम वंशी कहते हैं दोस्तों। जो ऐसा संस्थापक के वक्त थे, लोधी वंश के संस्थापक जो इब्राहिम लोधी, लेकिन बल्कि बहलोल लोधी थे, तो बहलोल लोधी थे दोस्तों। सैयद वंश की स्थापना जो खिजर खान ने किया था, खिलजी वंश के जो जलालुद्दीन खिलजी ने किया था। तो मेरा प्रश्न यही गलत है दोस्तों, लोधी वंश की स्थापना जो बहलोल लोधी ने किया था। इनको आप ट्रिक से याद रख सकते हैं कि गुलाब खिले तो सूंघ लो, गो से गुलाम वंश हो जाएगा दोस्तों, खे से खिलजी वंश होगा, तो से तुगलक वंश होगा, और सो से सैयद वंश होगा, और लो से जो है लोधी वंश हो जाएगा। अब इनके संस्थापक का ट्रिक देख लेते हैं दोस्तों। संस्थापक की ट्रिक, एवं जल गया खीबो से। अब देखिए पूछेगा गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे, तो कुतुबुद्दीन ऐबक थे। पूछेगा कि खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे, तो जलालुद्दीन खिलजी थे। पूछेगा कि तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे, तो गयासुद्दीन तुगलक हो जाएंगे। सैयद वंश के संस्थापक पूछेगा तो खिजर खान हो जाएंगे। और पूछेगा लोधी वंश के संस्थापक कौन थे, तो लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी हो जाएंगे दोस्तों। ख से खिजर हो जाएगा, अब ब से बहलोल लोधी हो जाएगा। तो ये इनका ट्रिक था। हम यहाँ अच्छा से लिख देते हैं दोस्तों, ट्रिक को अच्छा से लिख देते हैं। देखिए गुलाब खिले तो सूंघ लो, ये देखिए हो गया वंश, ये जो हो गया दोस्तों ये वंश हो गया। अब इसके संस्थापक देख लेते हैं, संस्थापक का ट्रिक। संस्थापक का जो ट्रिक होगा, एवक जल गया खी बो से। अब देखिए कैसे याद रखते हैं। जैसे पूछेगा गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे, तो कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएंगे। पूछेगा खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे, तो जलालुद्दीन खिलजी हो जाएंगे। तुगलक वंश के संस्थापक कौन होंगे, तो गयासुद्दीन तुगलक हो जाएंगे। और पूछेगा कि सैयद वंश के संस्थापक कौन थे, तो ख से खिजर वंश हो जाएंगे। लोधी वंश के संस्थापक कौन थे, बहलोल लोधी हो जाएंगे। तो ये इनका ट्रिक था दोस्तों। तो आइए अब अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है,
तुजुक ए बाबरी को जो फारसी में अनुवाद किसने किया? तो अब्दुर्रहीम खाने ने किया। पूछेगा कि तुजुक ए बाबरी को जो है तुजुक ए बाबरी जो लिखा गया था तो ये तुर्क भाषा में था दोस्तों, और तुर्क भाषा में था तो इसका जो रचना बाबर खुद ने किया था। इसकी जो आत्मकथा थे, 2 ऐसे मुगल शासक हुए थे जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखे थे। जैसे एक हो जाएंगे जहांगीर ने लिखा था जहांगीरनामा। तो अब यहाँ से जो और पुस्तक से जो प्रश्न बनते हैं, अब ये अबू फजल की रचना पूछेगा तो अकबरनामा इनकी हो जाएगा। और फैजी का पूछेगा तो लीलावती हो जाएगा दोस्तों। लीलावती को जो फारसी में अनुवाद फैजी ने किया था। बीरबल का जो मूल नाम था वो महेश था, जो अकबर के दरबार में रहते थे दोस्तों। अब यहाँ से प्रश्न आप याद रख सकते हैं कि पूछेगा कि तारीख ए फिरोज शाही की रचना किसने किया था? तो यहाँ से आप रख सकते हैं कि तारीख ए फिरोज शाही की रचना जो जियाउद्दीन बर्नी ने किया था, जियाउद्दीन बर्नी ने किया था। ये प्रश्न पूछते हैं दोस्तों। और एक प्रश्न पूछते हैं कि तारीख ए मुबारक शाही की रचना किसने किया था? यहाँ लिख देते हैं तारीख ए मुबारक शाही। तो इसकी रचना जो है अय्या बिन सरहिंदी ने किया था। हम शॉर्ट में लिख देते हैं सरहिंदी ने किया था। देखिए इसको हम कैसे याद रखें, नहीं तो बहुत कन्फ्यूजन होता है दोस्तों। जैसे पूछेगा कि तारिक ए फिरोज शाही की रचना किसने किया था, तो आप ऐसे लिखिएगा याद कि जा फिरोज जी ले, तो ज से लिखिएगा जियाउद्दीन बर्नी। अब हम इसको कैसे याद रखें कि तारिक ए मुबारक शाही, तो मुबारक हो सर से जो है सरहिंदी। आप लास्ट का नाम याद रखिए ना, आगे का उतना कोई वैल्यू नहीं होता दोस्तों, लास्ट का नाम याद रखिए। पूछेगा तारिक ए मुबारक शाही, तो बोलिएगा मुबारक हो सर, तो मुबारक से तारीख मुबारक, और सर से हो जाएगा सर हिंदी, या बिन सर हिंदी। और तारीख फिरोज शाही से पूछेगा जा फिरोज जी ले, तो फिरोज से फिरोज शाही, तारीख फिरोज शाही, और जी से जियाउद्दीन बर्नी हो जाएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक थे। और पूछेगा एक पुस्तक और, तुगलकनामा पुस्तक की रचना किसने किया था दोस्तों? तो ये प्रश्न पूछता है। तो इसकी रचना जो अमीर खुसरो ने किया था दोस्तों, अमीर खुसरो जो इनकी रचना किया था। तो आइए अब अगला प्रश्न पढ़ लेते हैं, बुक को सीधा कर लेते हैं दोस्तों। तो अगला प्रश्न, निम्न में से कौन क्षोभ मंडल के संबंध में सही नहीं है? तो देखिए क्षोभ मंडल जो जितने भी मौसम संबंधी जो घटनाएं घटती है वो क्षोभ मंडल में ही घटता है। आप यहाँ हम थोड़ा सा मैप के द्वारा बता देते हैं दोस्तों। यहाँ मान लीजिए ये पृथ्वी हुआ, तो ये पृथ्वी के ऊपर जो क्षोभ मंडल के ऊपर जो समताप मंडल के बाद जो मध्य मंडल के बाद आयन मंडल के बाद जो बहिर्मंडल। तो मौसम संबंधी घटनाएं जो देखने को मिलती है क्षोभ मंडल में ही मिलता है। तो आइए पढ़ लेते हैं। प्रश्न क्या है, इसमें ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान कम होता है। बिल्कुल स्टार्टिंग में 12 से 35 होता है, ऊपर जाएगा तो घटेगा। क्षोभ मंडल की ऊंचाई जो ग्रीष्मकाल में बढ़ जाएगी, गर्मी होगा तो बिल्कुल बढ़ेगा दोस्तों। क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी घटना नहीं होती है, यही तो गलत है दोस्तों। इसका जो मुख्य जो है क्षोभ संबंधी घटनाएं जो घटती है वो क्षोभ मंडल में ही, मौसम संबंधी जो घटनाएं घटती है वो क्षोभ मंडल में ही देखने को मिलता है। क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा को जो ट्रोपोफेज कहते हैं, समताप मंडल कहते हैं। क्षोभ मंडल के ऊपर जो समताप मंडल होते हैं। अब समताप मंडल से जो प्रश्न बनते हैं देख लेते हैं। समताप मंडल से जो प्रश्न बनते हैं दोस्तों कि वायुयान के लिए अच्छा मंडल कौन होता है? वायुयान के लिए अच्छा मंडल जो समताप को माने जाते हैं। ओजोन देखने को कहाँ मिलता है? तो समताप में ही देखने को मिलता है। और आप यहाँ से और याद रख सकते हैं कि मध्य मंडल, आयन मंडल से आप याद रख सकते हैं कि जितने भी टेलीविज़न वगैरह जो घटना घटती है वो आयन मंडल से ही होती है दोस्तों। तो अब आइए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। क्या है, संवेग का मात्रा क्या है? तो संवेग जो P बराबर जो फॉर्मूला होता है m×v। तो m से हो गया द्रव्यमान का क्या हो जाएगा kg, वेग का हो गया, वेग का क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड, इसका ऐसा मात्रक हो जाएगा। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड, तो इनका यही हो जाएगा। और त्वरण का पूछेगा दोस्तों, त्वरण का जो फॉर्मूला है आप लिख सकते हैं, a/v/u/t। त्वरण का आप ऐसा मात्रक रख सकते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको मीटर पर सेकंड पर पावर -2 भी लिख सकते हैं। आप याद रख सकते हैं दोस्तों। और कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्न बनते हैं यहाँ हम लिखा देते हैं कि पूछेगा कि बल की जो बीमा क्या होता है? तो mL/t-2 होता है बल का बीमा दोस्तों। और पूछेगा कार्य का, तो कार्य का हो जाएगा दोस्तों mL²T/-2, ये कार्य का जो बीमा हो जाएगा। बल का जो फॉर्मूला आप जानबे करते हैं, F=m×a होता है दोस्तों। बल का ऐसा मात्रक न्यूटन हो जाएगा। और 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डायन होता है, ये तो आप लोग जानते ही होंगे।
लिख सकते हैं। और कार्य का ऐसा मात्रक जूल होता है। तो आइए अब अगला प्रश्न पढ़ लेते हैं। आइए देखिए, और संवेग और आवेग, संवेग और आवेग जो है दोनों सदिश राशि हैं, दोनों का ऐसा मात्रक जो है सेम होता है दोस्तों। अब अगला प्रश्न है कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो किन शब्दों को जोड़ा गया था। तो हम इनको ट्रिक से याद कैसे रखें दोस्तों, आप भी देख लीजिए। जैसे SPA, देखिए एस से जो हो गया समाजवादी हो गया, पी से जो है पंथनिरपेक्ष हो गया, इस ए से जो अखंडता हो गया। तो 1 2 3 हो जाएंगे दोस्तों, 1 2 3 हो जाएंगे। तो कुछ ट्रिक बनाकर याद रखिए दोस्तों, क्योंकि एग्ज़ाम में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। तो कुछ क्लू बनाकर याद रखिएगा तो वो लंबे समय तक याद रखता है दोस्तों, याद रहता है। तो आइए अब अगला प्रश्न क्या है। भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने जो केंद्रीय विधानसभा में जो है किसके विरोध में जो बम फेंका था। तो ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल, ये दोनों हो जाएंगे दोस्तों। और ये जो घटना को अंजाम दिया था ये 1929 के आसपास दिया था दोस्तों। अब आइए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि जास्कर श्रेणी जो किस हिमालय में है। तो जास्कर श्रेणी देखिए ट्रांस हिमालय में जो श्रेणी है उसको काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल भी है, लेकिन पीर पंजाल को नहीं गिना जाता ट्रांस हिमालय का, उसको काराकोरम श्रेणी का हिस्सा माना जाता है दोस्तों। तो यही हो जाएगा काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये ट्रांस हिमालय के हिस्सा है दोस्तों। लघु हिमालय को सबसे छोटा हिमालय में इसको माना जाता है। और जितने भी ऊंची ऊंची चोटी आप देखते हैं दोस्तों वो वृहत हिमालय में ही पाए जाते हैं दोस्तों। आइए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। दासाला बंदोबस्त निम्न से जो किसके दिमाग का जो उपज थी। तो ये टोडरमल का था, ये तो आगे हम बता ही दिए दोस्तों। और अकबर से आप ये रख सकते हैं याद कि अब्दुल समद जो इनके दरबारी चित्रकार थे। वसावन याद रख सकते हैं, इसी के दरबारी कवि थे दसावन इसी के दरबारी कवि थे। जहांगीर में रख सकते हैं उस्ताद मंसूर, इनके दरबारी कवि थे। मनोहर इन्हीं के दरबारी कवि थे। औरंगजेब को जो है आलमगीर द्वितीय कहा जाता है दोस्तों, आलमगीर द्वितीय कहा जाता है औरंगजेब को। अब आइए अगला प्रश्न पढ़ते हैं कि दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान जो निम्नलिखित में से किस वन्य जीव के लिए जो प्रसिद्ध है। तो दाचीग्राम जो हो जाएगा ये दोस्तों हंगुल के लिए हो जाएगा दोस्तों, हंगुल के लिए। आप जम्मू कश्मीर में देख लें कौन कौन से उद्यान है, जैसे दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान, और एक पूछता है सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान भी जो जम्मू कश्मीर में ही दोस्तों। आइए अगला प्रश्न पढ़ लेते हैं, बुक को सीधा कर लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, रक्त के वर्गीकरण का सिद्धांत किसने दिया था। तो ये लैंड स्टीलर ने दिया था। आप मेंडल से याद रख सकते हैं, आनुवांशिकता का सिद्धांत ये ने दिया था। आनुवांशिकता का सिद्धांत जो है ग्रेगर जॉन मेंडल नहीं दिया था। चार्ल्स डार्विन से आप याद रख सकते हैं, इनका एक पुस्तक था दोस्तों, दिमाग में नहीं याद रक्त से जान लेते हैं दोस्तों। रक्त का जो pH मान होता है 7.4 होता है, जो क्षारीय होता है। और रक्त मान लीजिए कि वो नेगेटिव को जो है सर्वदाता कहते हैं, सर्वदाता कहते हैं। और नेचुरल थ्योरी जो दिया था, नेचुरल थ्योरी जो दिया था दोस्तों, ये चार्ल्स डार्विन ने दिया था। और ए बी पॉजिटिव को जो है सर्वग्राही कहते हैं दोस्तों, सर्वग्राही कहते हैं। सिलेक्शन थ्योरी जो है चार्ल्स डार्विन ने दिया था। इनका एक पुस्तक था दोस्तों, वो पुस्तक दिमाग में नहीं याद आ पा रहा है। तो आइए अगला प्रश्न पढ़ते हैं कि किसी प्रिज्म से जो गुजरने पर कौन से रंग की प्रकाश किरण जो सबसे अधिक अपरिवर्तित होते हैं। तो वो बैंगनी हो जाएंगे दोस्तों। सबसे कम विचलन बोलेगा तो कम विचलन हो जाएगा लाल, कम विचलन बोलेगा तो लाल। और लेकिन पूछेगा कि तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक जो है लाल का ही होता है, तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक जो है लाल रंग का ही होता है। और अपवर्तनांक सबसे कम इन्हीं का होता है, अपवर्तनांक सबसे कम जो है लाल रंग का ही होता है। वैज्ञानिक का जो विचलन सबसे अधिक होता है दोस्तों, विचलन जो है सबसे अधिक होता है। ऊर्जा सबसे अधिक जो है लाल रंग में ही होता है दोस्तों।
अब आइए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। कांग्रेस की उत्पत्ति के संबंध में जो है सेफ्टी बल्ब का सिद्धांत किसने दिया था? सेफ्टी बल्ब का सिद्धांत जो दिया था वो लाला लाजपत राय दिए थे। अरविंद घोष बोले थे कि कांग्रेस जो क्षय रोग से मरने वाले, क्षय रोग से जो मरने वाले हैं, अरविंद घोष ने दिया था दोस्तों। बिपिन चंद्र पाल की जो एक पुस्तक है, एक पुस्तक नहीं मानवीय एक संस्था की स्थापना किया था, द इंडियन रिफॉर्म सोसाइटी की स्थापना जो किया था वो बिपिन चंद्र पाल ने किया था। इंडियन रिफॉर्म सोसाइटी की स्थापना जो है बिपिन चंद्र पाल ने किया था। और कांग्रेस को जो बोला था अल्पसंख्यकों का जो प्रतिनिधित्व करता है वो डफरिन ने बोला था। कांग्रेस जो है अल्पसंख्यक का जो प्रतिनिधित्व करता है, ये बात जो है डफरिन ने बोला था। और कांग्रेस से जो कथन बनते हैं, कौन कौन ने जो है कांग्रेस के बारे में क्या टिप्पणी किया था पूछेगा। अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व तो डफरिन हो जाएगा। पदों का भूखा जो है ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने बोला था। अरविंद घोष की जो एक पुस्तक है दोस्तों, डिवाइन लाइफ, डिवाइन लाइफ जो पुस्तक जो अरविंद घोष की है, लाइफ डिवाइन जो है शिवानंद की पुस्तक है। लाइफ डिवाइन पूछेगा तो शिवानंद की हो जाएगा, और डिवाइन लाइफ पूछेगा पुस्तक तो अरविंद घोष का जो है महत्वपूर्ण पुस्तक है दोस्तों। आइए अगला प्रश्न पढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि पौधे के किस भाग में जो प्रकाश संश्लेषण होता है, तो ये क्लोरोप्लास्ट में हो जाएगा दोस्तों। और प्रकाश संश्लेषण जो दो चरणों में होता है, एक होता है प्रकाशिक, एक अप्रकाशिक होता है। एक प्रकाशिक होता है और एक अप्रकाशिक होता है। एक प्रकाशिक एक अप्रकाशिक होता है। प्रकाशिक जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो जो ग्रेनम भाग में होता है दोस्तों, ग्रेनम में होता है। और अप्रकाशिक प्रकाश संश्लेषण जो होता है स्टोमा में होता है दोस्तों, स्टोमा में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया से आप याद रख सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज ऑल्टमैन ने किया था। ऑल्टमैन ने जो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किया था, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया का जो नामकरण जो है सी बेंडा ने किया था दोस्तों। नामकरण जो है माइटोकॉन्ड्रिया का सी बेंडा ने किया था। न्यूक्लियस की खोज जो है रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने किया था दोस्तों। माइटोकॉन्ड्रिया में जो है एटीपी का निर्माण होता है दोस्तों, एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी का जो फुल फॉर्म एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में जो है श्वसन दर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को जो है पावर ऑफ हाउस कहते हैं जो दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया को जो पावर ऑफ हाउस कहते हैं। तो आइए अब अगला प्रश्न पढ़ते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो स्थापित समानांतर सरकार सबसे ज़्यादा समय तक कहाँ रहने वाली सरकार थी? ये तो सतारा में रहा था दोस्तों। और सबसे पहले बोलेगा समांतर सरकार की स्थापना, जो समांतर सरकार की सबसे पहले स्थापना जो यूपी के जो है बलिया में किया गया था दोस्तों। यूपी के बलिया में जो किया गया था, इसके नेता जो चीतू पांडे थे, इसके नेता जो है चीतू पांडे थे। और सतारा में जो किया गया था समांतर सरकार की स्थापना जो है वाई.बी. चौहान किया गया था दोस्तों। वाई.बी. चौहान के द्वारा जो है सतारा में जो समांतर सरकार की स्थापना किया गया था। और सर्वाधिक समय तक सतारा में जो समांतर सरकार की स्थापना हुई थी। अब भारत छोड़ो आंदोलन से जो प्रश्न बनते हैं उनको देख लेते हैं दोस्तों, कॉपियों में देख लेते हैं। तो आइए देख लेते हैं भारत छोड़ो आंदोलन से जो प्रश्न बनते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन से जो प्रश्न बनते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो 8 अगस्त या 9 अगस्त 1942 में किया गया था। पूछता है कि उस समय जो वायसराय कौन थे? वायसराय कौन थे? तो वायसराय हो जाएंगे लिनिथुगो, लॉर्ड लिनिथुगो का जो कार्यकाल पूछेगा तो दोस्तों 1936 से जो 1943 तक इनका जो कार्यकाल रहा था। और पूछेगा कि भारत छोड़ो समय के जो अमेरिकी पत्रकार कौन थे? अमेरिकी पत्रकार कौन थे? तो लुइस फिशर थे दोस्तों, लुइस फिशर थे। और प्रश्न बनते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव जो है किस अधिवेशन में रखा गया था? प्रस्ताव जो भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव पारित किया गया था किस अधिवेशन में? तो ये पूछता है वर्धा अधिवेशन में। वर्धा अधिवेशन जो हुआ था दोस्तों 1942 में हुआ था। और इसकी जो अध्यक्षता जो वर्धा अधिवेशन की अध्यक्षता जो किया गया था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया गया था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया गया था। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही जो है ऑपरेशन जीरो आया था दोस्तों, ऑपरेशन
जीरो आया था। और ऑपरेशन जीरो क्या था कि जितने भी उस समय जो कांग्रेस के नेता थे, कांग्रेस के नेता जो थे सभी को जो जेल में डालने का काम किया था ऑपरेशन जीरो के तहत ही। और ऑपरेशन जीरो के तहत जो जेल में डाला गया था, जैसे गांधी जी को पूछेगा, गांधी और नायडू और उनकी पत्नी जो कस्तूरबा गांधी को, ये सभी को जो है आगा खां पैलेस में रखा गया था। आगा खां जो है पैलेस में रखा गया दोस्तों। और पूछता है कि राजेंद्र प्रसाद को जो है किस जेल में रखा गया था। राजेंद्र प्रसाद को जो है किस जेल में रखा गया था। तो राजेंद्र प्रसाद को जो है पटना के जो बांकीपुर जेल में रखा गया था। बांकीपुर जेल में रखा गया था। पूछता है कि जयप्रकाश नारायण को, जो जयप्रकाश नारायण को जो है किस जेल में। तो ये झारखंड के जो हजारीबाग में रखा गया था। तो हजारीबाग में जो है रखा गया था। और पूछा था, अब ये प्रश्न ये भी पूछता है कि जयप्रकाश नारायण जो है हजारीबाग से कब भागे थे। तो वो उस समय जो दीपावली का दिन था, दीपावली के समय जो है भागे थे दोस्तों। और पूछेगा कि नेहरू को जो है किस जेल में रखा गया था। तो नेहरू को जो है अल्मोड़ा जेल में रखा गया था। अल्मोड़ा के जो जेल में रखा गया था। तो ये था भारत छोड़ो आंदोलन से जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। अब आइए अगला प्रश्न पढ़ते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। और भारत छोड़ो आंदोलन का जो समर्थन किया था दोस्तों, वो पटेल थे। उनका जो समर्थन, सरदार वल्लभ भाई पटेल उनका जो समर्थन किए थे। और प्रस्ताव को जो तैयार किया था दोस्तों, प्रस्ताव को जो तैयार, ये दरोगा में 1275 में पूछा गया कि भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव किसने तैयार किया था। तो ये नेहरू जी ही ने किए थे। नेहरू जी ही ने किए थे। तो आइए अब अगला प्रश्न पढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है। प्रजापति उत्तरवैदी काल में जो किसके प्रमुख देवता। तो ये सृजन के देवता, युद्ध के देवता तो जो हो जाएंगे वो इंद्र भगवान हो जाएंगे दोस्तों। इंद्र भगवान ऋग्वैदिक काल में थे दोस्तों। और इंद्र भगवान जो थे दोस्तों, इंद्र भगवान की जो चर्चा जो है 250 बार किया गया था। ऋग्वैदिक काल में जो इंद्र भगवान की चर्चा जो 250 बार किया गया था। और विष्णु की चर्चा जो है 200 बार जो किया गया था दोस्तों। अब आइए अगला प्रश्न पढ़ लेते हैं। जैन धर्म के 5 महाव्रतों का निम्न से कौन सा नहीं था। तो आस्था, अपिग्रह, अहिंसा और था दोस्तों, तो यही नहीं था। और 4 को जो था दोस्तों, अहिंसा, अपिग्रह, आस्था है। और एक था सत्य, अहिंसा, अपिग्रह और असत्य। जो 5वां जोड़े थे ब्रह्मचर्य, जो महावीर स्वामी ने जोड़े थे। महावीर स्वामी ने जोड़े थे। और 4 जो महाव्रत दिए थे दोस्तों, 4 महाव्रत जो दिए थे, ये तैस्मिक तीर्थंकर जो पार्श्वनाथ दिए थे दोस्तों। 5वां व्रत जो जोड़े थे महावीर स्वामी जोड़े थे, ब्रह्मचर्य को जोड़ा था दोस्तों। और जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म के जो संस्थापक थे वो ऋषभ देव थे दोस्तों। ऋषभ देव थे जो पहला तीर्थंकर थे। इसका जो चिन्ह थे वृषभ थे। तो इनका जो चिन्ह थे वृषभ थे दोस्तों। इनका प्रतीक जो वृषभ थे। और पार्श्वनाथ का जो चिन्ह थे, पार्श्वनाथ का जो प्रतीक जो था, पार्श्वनाथ का जो प्रतीक था वो था सर्प था दोस्तों। और महावीर स्वामी का जो प्रतीक बोलेगा दोस्तों, तो इनका प्रतीक हो जाएगा, महावीर स्वामी का क्या था प्रतीक, रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं दोस्तों। ये अगला प्रश्न पढ़ लेते हैं। शेख सलीम चिश्ती की शासन के जो समकालीन थे, तो ये अकबर के समकालीन थे। और पूछेगा कि निजामुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ स्थित है। तो ये हो जाएगा अजमेर में दोस्तों, अजमेर में। और पूछेगा निजामुद्दीन औलिया, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह पूछेगा तो अजमेर में। और निजामुद्दीन औलिया का जो दरगाह पूछेगा तो ये दिल्ली में हो जाएगा दोस्तों। बाबर ने जो बाबरनामा की रचना किया था, बाबरनामा की रचना जो तुर्क भाषा में किया था। और जहांगीर से आप रखते, जहांगीरनामा की रचना जहांगीर ने खुद किया था। और हुमायूं से आप याद रख सकते हैं कि हुमायूं नामा की रचना जो गुलबदन बेगम ने की थी, इनकी बहन जो है, यहाँ लिख देते हैं दोस्तों, गुलबदन बेगम ने जो हुमायूं नामा पुस्तक की रचना की थी, और हुमायूं की जो पत्नी थी हमीदा बानो बेगम थी। अब आइए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है। बौद्ध धर्म के जो संघ संबंधी नियम के कानून के आचरण का किस में मिलता है। तो संघ संबंधी नियम जो विनय पिटक में मिलता है। सूत पिटक में जो बौद्ध धर्म के जो है
उपदेश की चर्चा मिलता है दोस्तों। उपदेश की चर्चा जो सूत पिटक में मिलता है। और पूछेगा अभिधम्म पिटक में जो है बौद्ध धर्म के जो दर्शन की चर्चा मिलता है, बौद्ध धर्म के जो दर्शन की चर्चा मिलता है। और पूछेगा कि सूत पिटक की रचना जो किसने किया था, तो आनंद ने किया था दोस्तों, आनंद ने किया था। और सूत पिटक और विनय पिटक की रचना हुआ था प्रथम बौद्ध संहिता में, प्रथम बौद्ध संहिता में हुआ था। और विनय पिटक की रचना जो उपाली ने किया था दोस्तों, विनय पिटक की रचना जो उपाली ने किया था, और सूत पिटक की रचना जो आनंद ने किया था। पूछेगा सूत पिटक और विनय पिटक की रचना जो है प्रथम बौद्ध संहिता के दौरान हुआ था। और अभिधम्म पिटक की रचना अभिधम्म पिटक की रचना जो है तृतीय बौद्ध संहिता के दौरान हुआ था, तृतीय बौद्ध संहिता के दौरान हुआ था। बुद्ध चरित्र की रचना जो अश्वघोष ने किया था, बुद्ध चरित्र की रचना जो अश्वघोष ने किया था। तो ये था कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अब आइए अगला प्रश्न पढ़ लेते हैं कि भारत में जो परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना जो 1948 में किया गया था दोस्तों। और पूछेगा कि अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक, अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक जो है होमी जहांगीर बाबा हो जाएगा, होमी जहांगीर बाबा। और पूछेगा कि परमाणु विवाह का जनक जो है, परमाणु विवाह का जनक किसे कहते हैं, तो इन्हें डॉक्टर विक्रम साराभाई, डॉक्टर विक्रम साराभाई को कहेंगे। और पहला परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में किया था। और महाराष्ट्र के ट्रॉम्बे में जो परमाणु ऊर्जा का अभी स्थापना वहाँ किया गया था दोस्तों। अगला प्रश्न पढ़ते 45वां, निम्नलिखित में से जो है तट से कितनी दूरी पारदर्शिक जल के रूप में, पारदर्शिक जल बोलेगा तो 12 समुद्री, यहाँ में ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। ये इंडिया हुआ। और यहाँ एक आधार सीमा रेखा खींचा जाता है 12, और 1 नॉटिकल मील बराबर जो होता है, 1 नॉटिकल मील बराबर 1.852 किलोमीटर होता है दोस्तों। और चलिए 12 समुद्री मील को जो है पारदर्शिक जल सीमा कहते हैं। और 24 समुद्री मील को जो है संलग्न क्षेत्र कहते हैं, संलग्न क्षेत्र कहते हैं। और 200 नॉटिकल मील को जो है, 200 नॉटिकल मील को जो है अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहते हैं, अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। और एक होता है बहिर आर्थिक क्षेत्र, जो सभी देशों का जो है सभी देशों का जो है अधिकार होता है दोस्तों। तो आइए अब अगला प्रश्न पढ़ते हैं कि वीरभूमि जो किसका समाधि स्थल है, वीरभूमि जो है ही राजीव गांधी का हो जाएगा दोस्तों। और कुछ समाधि स्थल देख लें, इंदिरा गांधी का जैसे पूछ देगा, इंदिरा गांधी का जो हो जाएगा शक्ति स्थल, शक्ति स्थल जो इंदिरा गांधी का हो जाएगा दोस्तों। और नेहरू का पूछेगा तो नेहरू का जो हो जाएगा दोस्तों, नेहरू का शांति वन हो जाएगा दोस्तों, शांति वन जो है इनका समाधि स्थल है। लाल बहादुर शास्त्री का पूछे तो ये इसका जो है, लाल बहादुर शास्त्री का पूछे तो इनका जो विजय घाट हो जाएगा, विजय घाट हो जाएगा। राजीव गांधी का पूछे तो राजीव गांधी का तो वीरभूमि हो गया। और कुछ महत्वपूर्ण समाधि स्थल देख लेते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे राजेंद्र प्रसाद बोले, राजेंद्र प्रसाद का जो समाधि स्थल जो महाप्रयाण। और कुछ देख लेते हैं दोस्तों, जैसे और पूछ लेगा कि अभय घाट जो है किसका है, तो मोरारजी देसाई का। अभय घाट किनका समाधि स्थल, मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई का हो जाएगा। और पूछ लेगा, यहाँ लिख देते हैं दोस्तों, यहाँ पर लिख देते हैं। और पूछ लेगा कि किसान घाट जो है, किसान घाट ये चौधरी चरण सिंह का हो जाएगा, चौधरी चरण सिंह का हो जाएगा। और तो ये था कुछ महत्वपूर्ण समाधि स्थल जो हमने डिस्कस किया। अब आइए अगला प्रश्न पढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, निम्न में से जो कौन सी श्रृंखला जो द्वितीय रंगों की है, तो एक ट्रिक याद रख सकते हैं दोस्तों, ट्रिक याद रख सकते हैं कि ट्रिक से याद रख सकते हैं कि नहला, तो ये सभी जो प्राथमिक रंग है, नहला जो प्राथमिक रंग है। अब इसको देख लेते हैं, ऑप्शन से ही छाट लेंगे। नीला, नो से नीला हो जाएगा, और से हरा हो जाएगा, और लो से लाल हो जाएगा। तो नीला हरा लाल जहाँ रहेगा तो वो नहीं होगा दोस्तों, नीला हरा लिए तो नहीं होगा। हरा, इसमें भी नीला हरा नीला आ गया, लाल और सफ़ेद, और इसमें पीला दिया गया है, तो नहला लाल इसमें भी आ गया दोस्तों। तो आप ऑप्शन के अनुसार यही चल सकते हैं दोस्तों, क्योंकि पीकॉक नीला हो सकता है दोस्तों, पीकॉक पीला यहाँ दिया गया है, तो ये है। और अगर द्वितीय क्रम को आप याद रखना चाहेंगे तो उनके लिए एक हम ट्रिक बनाए दोस्तों, एक त्रिभुज आपको बना लेनी है। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ तो नहीं दिख रहा है दोस्तों, को कॉपी का इशारा ले लेते हैं, देखते हैं। यहाँ आप एक को त्रिभुज बना लेना है दोस्तों, और आपको स्टार्ट जो करना है, आपको स्टार्ट जो करना है दोस्तों,
स्टार्ट जो करना है दोस्तों आपको यहाँ से करना है MRY। सो ये आप देखिए दोस्तों यहाँ से कैसे आप याद रख सकते हैं। पूछेगा कि मैजेंटा और आप रख सकते हैं कि पीला और लाल को मिलाएंगे तो ब्लू बन जाएगा, और पीला और मैजेंटा को मिलाएंगे तो ग्रीन बन जाएगा। सॉरी दोस्तों, ये ट्रिक भूल गए दोस्तों, दिमाग में नहीं याद रहा है, ये याद आ रहा है दोस्तों। तो आइए अब अगला प्रश्न देख लें, किसी और दिन डिस्कस कर लेंगे दोस्तों, गलत बताना उचित नहीं ना दोस्तों। तो अगला प्रश्न पढ़ लेते हैं। निम्न से कौन सा जो कैथोड किरणें का गुण नहीं है? कैथोड किरणें अदृश्य होते हैं। ये फोटोग्राफी कैथोड किरणें जो अदृश्य होते हैं, गुण कौन सा निम्न से कौन सा कैथोड किरणों का गुण नहीं है? तो इसकी वेदांत क्षमता उच्च होती है। वेदांत क्षमता उच्च जो होती है वो गामा किरणें की होती है दोस्तों, यही गलत है। इसकी कैथोड किरणें अदृश्य होती है, बिल्कुल सही बात है। यह फोटोग्राफी प्लेट की प्रभावित करती है, ये सही है। इसका वेग प्रकाश का जो 1/10 गुना होता है, ये भी सही है। तो अब आइए अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। राष्ट्रीय आपात की जो उद्घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है मंत्रिमंडल के लिखित सलाह पर, क्योंकि पहले जो राष्ट्रपति जो शासन इंदिरा गांधी के समय लगाया गया था, वो अशांति के कारण लगाया गया था दोस्तों, वो अपना मन से लगा दिया गया था। लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 के 44वां संविधान संशोधन 1978 के यह बात जोड़ा गया कि जब राष्ट्रीय आपातकाल लगाए जाएंगे तो वो मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर ही लगाए जाएंगे दोस्तों। तो आइए अब अगला प्रश्न पढ़ लेते हैं। और राष्ट्रीय आपात की चर्चा तो मैं पहले डिस्कस कर ही दिया हूँ दोस्तों। राष्ट्रपति के संवैधानिक स्थिति के बारे में कौन सा कथन सही है? राष्ट्रपति राष्ट्र का जो प्रतिनिधित्व करता है किंतु राष्ट्र का शासन नहीं, ये किंतु राष्ट्र का शासन नहीं करता है, यही कथन सही है दोस्तों, क्योंकि राष्ट्र का शासन जो है PM करता है दोस्तों। अब अगला प्रश्न पढ़ लेते हैं, क्या है अगला प्रश्न है स्मरणीय तथ्य दोस्तों। स्मरणीय तथ्य देख लेते हैं, क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं दोस्तों। खिलजी वंश है, तो खिलजी वंश के जो संस्थापक जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थे, इसका डिस्कस भी मैंने पहले कर चुका हूँ। अलाउद्दीन खिलजी के समय जो इस वंश का सर्वाधिक विस्तार हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी ने जो पहली बार जो सैनिकों को जो नगद वेतन देने की जो प्रथा शुरू की जाती है, एवं अस्थायी सेना की नींव रखी थी। अलाउद्दीन खिलजी की घोड़ा दागने की प्रथा और सैनिकों को जो होलिया लिखने की जो प्रथा प्रारंभ किया था, इसने जो मूल्य नियंत्रण प्रणाली प्रथा की जो शुरुआत किया था। और इसने जो श्री का किला और अलाय दरवाज़ा और हजार खंभा महल का जो निर्माण जो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था दोस्तों। इसने जो स्वयं को जो सिकंदर स्थानी की उपाधि धारण किया था दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने। इसके समय जो भू राजस्व की दर जो 1/2 था दोस्तों। दक्षिण भारत विजय हेतु जो अलाउद्दीन ने जो मलिक काफूर को जो नियुक्त किया था, ये दोस्तों 17वीं BC में यहाँ से प्रश्न आ गया था दोस्तों। अलाउद्दीन खिलजी के मृत्यु के पश्चात जो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी जो दिल्ली को सिंहासन पर बैठा था, मुबारक खिलजी को जो नग्न स्त्री और पुरुषों की जो संगत पसंद था दोस्तों, इसे पगला बादशाह भी कहा जाता है दोस्तों। तो ये थे 50 प्रश्न दोस्तों। तो अगर छोटी मोटी कोई त्रुटि रहा हो तो छोटे भाई बड़े भाई समझकर क्षमा कर दीजिएगा। आगे प्रयास रहेगा कि त्रुटि ना हो। तो आज का सफ़र यहीं तक रहा, और अगला से डिस्कस जो है 10 अगले दिन करेंगे दोस्तों। ये जो 50 प्रश्न होते हैं काफ़ी लाजवाब होते हैं दोस्तों। NCERT पर आधारित प्रश्न होते हैं, और जितने भी ऑल स्टेट PCS का जो प्रश्न पूछा हुआ रहता है वो इसमें मिक्सअप, बिहार SSC का हो गया, बिहार दरोगा, ये सभी का जो प्रश्न इसमें मिक्सअप रहता है। यदि आपको आगामी परीक्षाओं में जो एक रिजल्ट फिक्स करनी है तो ये सभी सीरीज को ज़रूर फॉलो करें। तो आज का सफ़र यहीं तक। जय हिंद।